जुलाई 2026 में पीसीबी ने एक ऐसी हरकत की जो लॉजिक, इज्जत और कॉमन सेंस तीनों के खिलाफ थी। जो हमारा एस्टैब्लिश्ड कैप्टन है बाबर आजम, ही रिमेन्स द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड। कुछ अर्सा पहले उन्होंने बाबर आजम से उसकी कैप्टनसी छीनी, फिर नेशनल टीवी पर उसके सारे प्राइवेट मैसेजेस लीक किए, मतलब लिटरली उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। फिर पूरे 2 साल उसे स्क्वाड से बाहर रखकर पूरी कौम का पंचिंग बैग बनाया, और अब इतना सब कुछ होने के बाद वापस इसी बंदे को टेस्ट की कैप्टनसी दे दी। बाबर, एक बार फिर कैप्टनसी आपके सर पे सज गई है। सो कैसा फील कर रहे हैं? हाउ डू यू सी दिस थिंग इस टाइम? हाँ सलमान भाई, जब भी आप पाकिस्तान की कैप्टन बनते हैं या आपको मिलती है तो एक ऑनर की बात है। और पहले भी जब मिली थी मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात थी और उसमें काफ़ी कुछ सीखा। देखें, आप जितनी भी कप्तानी करते हैं और उसके बाद फिर बीच में आपने थोड़ा सा एज अ प्लेयर खेलें तो उस दौरान बड़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। जब आप एज अ कप्तान थे तब भी उस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद जो एज अ प्लेयर खेले तब भी बहुत सी चीज़ें सीखी। ये कैप्टनसी बाबर को इसलिए नहीं मिली कि उसने कोई कमाल की फॉर्म दिखाई है या उसने कोई बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाई है या वो अचानक से कोई जीनियस कैप्टन बन चुका है। नहीं, उसको ये कैप्टनसी इसलिए मिली क्योंकि पीसीबी ने बड़ी होशियारी से अपने इर्द गिर्द कैप्टनसी के हर दूसरे कैंडिडेट को खत्म कर दिया है, और आखिर में इस तबाही के बीच में सिर्फ एक ही बंदा बचता है, और वो है बाबर आजम। ये बाबर आजम की कहानी में कोई रिडेम्पशन आर्क नहीं है, ना ये कोई हीरोइक कमबैक है, ये बस एक डैमेज कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश है, और बाबर आजम इस गेम का सबसे बड़ा विक्टिम है। हर प्ले को लेके चलना पड़ता है। आपने प्लेयर्स का ख्याल रखना, मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, फिर मीडिया, फिर पीसीबी, सबको आपको आपके साथ मीटिंग्स होनी है, फिर आपने उसको लेके चलना। पहले साल थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को डेवलप किया। दुख की बात यह है कि जिस डाउनफॉल को छुपाने के लिए ये पूरा तमाशा किया गया, वो डाउनफॉल कभी मिस्ट्री था ही नहीं। बाबर का डाउनफॉल हमेशा हम सबके सामने था, बस उस पर किंग का सस्ता टैग लगाया हुआ था। यार किंग कर लेगा, यार किंग को बोलो कि ये मसला ठीक हो जाएगा, यार किंग को, ये तो हम उसको किंग बोलते हैं। बाबर की 9 टेस्ट सेंचुरीज में से 7 सेंचुरीज तो सिर्फ एशिया में आई हैं, और उनमें से भी 3 सेंचुरीज रावलपिंडी के उन पिचेस पर बनी है जो इतनी फ्लैट और मुर्दा हैं कि उन पर आराम से एक हाईवे बनाया जा सकता है। और ये सब उस दौर की बात है जब उन्हीं पिचेस पर दूसरी टीम्स 4-4 100 रन कर रही थी। बाबर इंग्लैंड की ग्रीन पिचेस पर सरवाइव नहीं कर पा रहा था, ना उससे ऑस्ट्रेलिया की पेस खेली जा रही थी। वो तो बस ऑटो पायलट पे चुपचाप बैठ कर अपने नंबर्स पूरे कर रहा था, और सब उस पर ऐसे तालियां बजा रहे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो। यहीं से वो जिम्बाब्वे वाला टैग निकला। पहले लोग कुछ हद तक बाबर को डिफेंड करते थे, मगर फिर आई थिंक टाइम के साथ साथ सबको कहीं ना कहीं इस टैग में थोड़ी सच्चाई दिखना शुरू हो गई, क्योंकि बाबर सेकंड टियर बॉलिंग के खिलाफ तो बहुत खूबसूरत और एलिगेंट सेंचुरीज बना लेता था, लेकिन जब मैच में टीम को एक अग्रेसिव बैट्समैन की जरूरत होती, रियल प्रेशर सिचुएशंस में हमें टारगेट चेस करना होता, तो वो अचानक एक डिफेंसिव शेल में चला जाता था, जैसे उसका काम मैच जीतना नहीं, बस पिच पर खड़े रहना हो। जब पूरी दुनिया की क्रिकेट केओस की तरफ भाग रही थी, ट्रेविस हेड ऐसे शॉट्स मार रहा था जैसे बॉलर ने उसका उधार देना हो, या फिल सॉल्ट पावर प्ले को अपनी जाती दुश्मनी बना के बैठा था। हमारा किंग वहीं खड़ा था, वो पिच पे जाके फ्रीज हो जाता था जैसे वो अपनी अलग क्रिकेट इन्वेंट कर रहा हो। रिसेंट वर्ल्ड कप साइकिल्स में उसका पावर प्ले स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 86 का था। 2 साल के अरसे में पावर प्ले में तकरीबन 300 बॉल्स खेलने के बाद एग्जैक्टली 2 छक्के मारे बाबर ने। जी हाँ, 2। इतनी कंसिस्टेंसी से बाउंड्री के बजाय सीधा फील्डर्स के हाथ ढूंढना वाकई एक एलीट लेवल का डिसिप्लिन मांगता है। मगर बात यह है कि ऐसा जिद्दी एटीट्यूड यूं ही कहीं से नहीं आता। ये एक ऐसे एनवायरनमेंट का रिजल्ट है जो जानबूझकर एक प्लेयर को रियलिटी से अलग करके रखता है, और यहीं से ये कहानी एक नॉर्मल प्लेयर डाउनफॉल से हटकर कुछ और ही बन जाती है। यहाँ पे एंट्री होती है साया कॉर्पोरेशन की। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पिछले कुछ सालों में जो कुछ हुआ है वो समझना नामुमकिन है जब तक आप इस एक मैनेजमेंट एजेंसी को ना समझें। इस एजेंसी ने चुपचाप इस पूरे सेटअप के ऑलमोस्ट हर बड़े नाम को साइन कर लिया था। बाबर, रिजवान, शाहीन अफरीदी, यहाँ तक कि नेशनल टीम अब सिर्फ एक टीम नहीं थी, एक क्लाइंट लिस्ट भी बन चुकी थी। हमारे प्लेयर्स अब सिर्फ प्लेयर्स नहीं थे, एजेंसी मेड स्टार्स भी बन चुके थे।
लोकल न्यूज चैनल्स ने इस पूरे सेटअप को फ्रेंडशिप 11 का नाम देना शुरू कर दिया, बिकॉज अब सिलेक्शन का ताल्लुक डोमेस्टिक परफॉर्मेंस या मेरिट से नहीं बल्कि इस बात से होने लगा कि कौन सा प्लेयर सही एजेंसी और सही इनर सर्कल के साथ अलाइंड है। जब क्रिकेट बोर्ड ने 2023 वर्ल्ड कप के डिजास्टर के बाद बाबर से कैप्टनसी छोड़ने की डिमांड की तो उसने एरोगेंटली कहा कि वो अपनी फैमिली से कंसल्ट करके बताएगा, और ये खबर सुन के सब आपस में मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में फैमिली का मतलब उसके चाचा ताया नहीं बल्कि उसकी पीआर टीम और ब्रांड मैनेजर्स थे। नेशनल क्रिकेट टीम अब एक क्लोज्ड मेंबरशिप क्लब बन चुकी है, जहां सोशल मीडिया एंगेजमेंट बचाना ट्रॉफीज जीतने से ज्यादा जरूरी था। 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक बाबर का गेम स्टैट्स के हिसाब से भी खराब हो चुका था। 4 इनिंग्स में टोटल 91 रन्स बनाए, वो भी बहुत ही स्ट्रगल करके। लेकिन असली सबसे खालिस बेइज्जती किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं, नमीबिया के खिलाफ हुई। पाकिस्तान को नेट रन रेट ठीक करने के लिए बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाना था। मैनेजमेंट ने अपने किंग की तरफ देखा, फिर सिचुएशन की तरफ देखा और फिर डिसाइड किया कि ये किंग एक लायबिलिटी है, उसको बैटिंग के लिए भेजा ही नहीं। दुनिया का कभी नंबर 1 बैट्समैन चुपचाप डगआउट में बैठा रह गया, और वो भी उस टीम के खिलाफ जिसके क्रिकेटर्स पार्ट टाइम हैं, जिनकी दिन में अलग नौकरियां हैं। उसके बाद क्या, एक के बाद एक कोलैप्स होने लगा। श्रीलंका के मस्ट विन मैच के लिए बाबर को ड्रॉप कर दिया गया, बांग्लादेश टूर के लिए ओडीआई स्क्वाड से बाहर निकाल दिया और रिप्लेसमेंट में बोर्ड ने खिलाए 6 ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने शायद कभी प्रोफेशनल क्रिकेट देखी भी ना हो। बेइज्जती का आलम यह था कि लेजेंड मार्क वो, जिसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, दुनिया के दूसरे कोने से बिग बैश फ्रेंचाइज को ओपन वार्निंग दे रहे थे कि बाबर से दूर रहो भाई, क्योंकि इसके पास अब कोई मॉडर्न टैक्टिकल वैल्यू नहीं बची। Hughes or Jordan Silk, unfortunately, I'm going to have to drop Babar Azam. I don't think he's done enough at the top of the order. I know he's world class, but you're thinking about winning this tournament, and so far he just hasn't done it. So I'm पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे ज्यादा फोटोग्राफ होने वाली कवर ड्राइव अब अपनी ही कहानी में एक साइड कैरेक्टर बन चुकी थी। मगर सवाल यह है कि एक बंदा नामीबिया के खिलाफ बेंच होने से लेकर उसी कैलेंडर ईयर के अंदर टेस्ट कैप्टनसी दोबारा पाने तक कैसे पहुंचता है? जवाब रिडेम्पशन नहीं है, जवाब सिर्फ हिसाब किताब है। सारी बात यह है कि बोर्ड का रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट शान मसूद, जिसे सब अदब से इंटेलेक्चुअल लीडरशिप वाला बता रहे थे, 16 में से 12 मैचेस हार गया। और चेरी ऑन टॉप ये कि घर में बांग्लादेश के हाथों एक हिस्टोरिक व्हाइट वॉश मिला, जो कि इतना शर्मनाक था कि उसके सामने बाबर की परफॉर्मेंस और उसकी कैप्टनसी भी काफी अच्छी लगने लगी थी। पाकिस्तान क्रिकेट को बेसिकली पॉलिटिशियंस के लिए एक रिटायरमेंट स्कीम की तरह चलाया जा रहा है, जिन्हें लेग कटर और स्प्रेडशीट में फर्क ही नहीं पता। इस घबराहट में कैप्टनसी के लिए बोर्ड ने ड्रेसिंग रूम में किसी और को तलाश करना शुरू कर दिया। शाहीन अफरीदी फिजिकली थक चुका था और मैनेजमेंट से खुलेआम लड़ाई में था। मोहम्मद रिजवान स्क्वाड को किसी तबलीगी जमात की तरह चला रहा था। सलमान अली आगा अभी टेस्ट कैप्टनसी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और इस तलाश के बीच बोर्ड को इस तकलीफ दे हकीकत का सामना करना पड़ा कि उन्होंने खुद 2 सालों में हर दूसरा पुल जला दिया है, हर प्लेयर का प्राइवेट मामला लीक किया है, हर उस प्लेयर की तौहीन की है जो आगे आ सकता था। हालात यहाँ तक हो गए कि सिर्फ बाबर ही वो आखिरी पुल बचा था जिसे उन्होंने अपने हाथ से आग नहीं लगाई थी। कहीं ऑनलाइन फैंस पहले से ही कमबैक की हेडलाइंस लिख रहे हैं, किंग अपने थ्रोन पर वापस आ गया है, एक ऐसा कमबैक जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। सब झूठ है, सब फरेब है। बाबर ने कुछ ऐसा नहीं जीता, उसको एक ऐसे घर की चाबी थमा दी गई है जो पहले से ही जल रहा है, एक डीमोरलाइज्ड और टूटे हुए स्क्वाड के साथ, और एक ऐसे बोर्ड के नीचे काम करते हुए जो अगली ही ओवरसीज सीरीज हारते ही उसे फिर से ड्रॉप कर देगा। क्योंकि इस बोर्ड ने कभी बाबर के साथ लॉयल्टी नहीं की, सिर्फ अपना फायदा और कन्वीनियंस देखा। बाबर ने सालों तक ये कैप्टनसी इतनी शिद्दत से चाही है कि वो एक ऐसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के साथ वफादार रहा जिसने चुपचाप उसके अपने ही करियर को उसके खिलाफ हथियार बना लिया। और अब आखिर में उसे कैप्टनसी वापस मिल गई, मगर किस कीमत पर? अब पाकिस्तान की कैप्टनसी एक फोल्डिंग चेयर जैसी है जो कचरे के ढेर पर टिकी हुई है, और बाबर से उम्मीद की जा रही है कि वो उस कुर्सी पर बैठे और किंग बन जाए। बाबर को एक रिडेम्पशन स्टोरी चाहिए थी, एक हीरो बनने का मौका चाहिए था, मगर जो असल में उसको मिला है ना, वो एक बहुत लंबी और बहुत महंगी पंचलाइन है। ये एक ऐसा मजाक है जो पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 2 सालों से खुद अपने आप से कर रहा है। और कहीं ना कहीं लाहौर में एक चेयरमैन है जिसकी अपनी नौकरी एक प्राइम मिनिस्टर के रहमो करम पर है, जो शायद अगला रीशफल झेल भी ना पाए। वो कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहा है क्योंकि अभी के लिए इस पूरी प्रॉब्लम का फिर से एक चेहरा है, और वो चेहरा है हमारा किंग बॉबी।